नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत में चुनावों के दौरान होने वाले खर्च के विशाल तंत्र को डिकोड करेंगे। इसे आसानी से समझने के लिए हम 2021 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों का उदाहरण लेंगे। चलिए सीधे इस बेहद चौंका देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 1,11,600 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो कुल धनराशि है जो 2021 के इन 5 राज्यों के चुनावों में 19 राजनीतिक दलों ने इकट्ठा की थी। जरा सोचिए, ये सिर्फ 5 राज्यों का आंकड़ा है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम बात करेंगे 2021 के चुनावों के कुल खर्च की। ये पैसा आखिर गया कहाँ? चुनाव में खर्च के नियम क्या हैं? इसमें क्या बड़ी कानूनी खामियां हैं? और अंत में क्या हम चुनाव खर्च की इस प्रक्रिया को सुधार सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2021 के चुनावों के भारी भरकम प्राइस टैग की। आप जरा इकट्ठा किए गए फंड और असली खर्च के बीच के इस भारी अंतर पर गौर कीजिए। इन चुनावों में पार्टियों ने कुल 1116 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जमा किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो खर्च दिखाया गया वो था सिर्फ 514 करोड़ रुपए। जमा की गई रकम और खर्च की गई रकम के बीच का ये विशाल फासला अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। इस पूरे डेटा से एक और बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। इस विशाल फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 875 करोड़ रुपए, राज्यों की स्थानीय इकाइयों ने नहीं, बल्कि पार्टियों के केंद्रीय मुख्यालयों ने इकट्ठा किया था। यानी चुनाव भले ही अलग-अलग राज्यों में हो रहे थे, लेकिन पैसे का सीधा कंट्रोल दिल्ली के पास था। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये करोड़ों रुपए खर्च कहाँ हुए? अगर हम सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टियों की बात करें, तो आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने इन चुनावों में सबसे ज्यादा 252 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 154 करोड़ रुपए और फिर डीएमके ने 114 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च दर्ज किया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पैसे को बांटा कैसे गया। इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ पब्लिसिटी और मीडिया विज्ञापनों पर गया। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की यात्राओं जैसे हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड फ्लाइट्स पर लगभग 119 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप खुद सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर पैसा विज्ञापनों और रैलियों के जरिए बाजार में पहुंचता है, तो इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है और मीडिया से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर जगह एक कृत्रिम उछाल आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि चुनाव में होने वाले इन खर्चों को लेकर कानूनी नियम क्या कहते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बुनियादी नियम है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77। ये कानून बहुत ही साफ तौर पर कहता है कि हर उम्मीदवार को नामांकन के दिन से लेकर नतीजे आने तक के अपने चुनाव खर्च का एकदम सही और अलग हिसाब रखना होगा और चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के भीतर उसे चुनाव आयोग को सौंपना अनिवार्य है। चुनाव सभी के लिए निष्पक्ष रहें, इसके लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की एक सख्त लिमिट तय की है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मुकाबले अब इस लिमिट को काफी बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के लिए ये सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए तक और विधानसभा चुनावों के लिए इसे 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिमिट अचानक क्यों बढ़ाई गई। इसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी बढ़ती महंगाई का हवाला देकर जायज ठहराया गया है। चुनाव आयोग भी ये मानता है कि महंगाई के साथ साथ समय के साथ चुनाव प्रचार और जरूरी सामानों की वास्तविक लागत लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो है राजनीतिक दलों के लिए खर्च की असीमित छूट। यह सिस्टम में एक बहुत बड़ा विरोधाभास मौजूद है। एक तरफ तो विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए पर सख्ती से फिक्स कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के लिए खर्च की कोई अधिकतम सीमा है ही नहीं। मतलब एक पार्टी जितना चाहे उतना पैसा चुनाव में पानी की तरह बहा सकती है। राजनीतिक दलों के लिए नियम बस इतने ही हैं कि उन्हें चुनाव के बाद अपने खर्च का एक स्टेटमेंट जमा करना होता है। विधानसभा चुनावों के लिए 75 दिनों के भीतर और लोकसभा के लिए 90 दिनों में। और इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर होने वाला वो भारी भरकम खर्च भी शामिल है, जिस पर कोई भी आर्थिक पाबंदी नहीं है। विशेषज्ञों का साफ मानना है कि पार्टी के खर्च पर कोई सीमा न होने की वजह से इस कानूनी खामी का जमकर फायदा उठाया जाता है।
चुनाव आयोग की जो भी लिमिट है वो सिर्फ कागजों पर वैध खर्चों के लिए है। असलियत में बहुत सारा पैसा अवैध रूप से चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल होता है, और जब बिना हिसाब का ये काला धन हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है तो ये महंगाई को और बढ़ा देता है और हमारे पूरे आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या हम चुनाव खर्च के इस सिस्टम को सुधार सकते हैं? दशकों से कई प्रमुख कमेटियों ने इस गंभीर समस्या पर विचार किया है और बड़े डोनर्स के प्रभाव को कम करने के लिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस यानी चुनावों के सरकारी वित्त पोषण का सुझाव दिया है। 1998 की इंद्रजीत गुप्ता समिति से लेकर 1999 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक सभी ने ये माना है कि अगर बाकी प्राइवेट फंडिंग पर रोक लगा दी जाए तो चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए सरकारी फंडिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्टेट फंडिंग का आइडिया बड़ा सीधा सा है। अगर सरकार खुद राजनीतिक दलों के चुनाव का खर्च उठाएगी तो बड़े प्राइवेट चंदों पर उनकी निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे कम पैसे वाली और नई पार्टियों को भी चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलेगा और चुनाव प्रक्रिया से काले धन और भ्रष्टाचार को काफी हद तक बाहर किया जा सकेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद हमारे लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या काले धन पर अंकुश लगाने और चुनावों को सच में निष्पक्ष बनाने के लिए स्टेट फंडिंग ही हमारे पास इकलौता रास्ता बचा है, या फिर कुछ और भी किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।